मैं उम्मीद करती हूँ अब सब ठीक ठाक होंगे। आपके अपने चैनल महविश वॉइस में आप सबका वेलकम करती हूँ। आज की मेरी कहानी बहुत दिलचस्प होने लगी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूँ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुँच सके। तो चलते हैं आज की कहानी की तरफ। एक बादशाह जो हर रात एक कनवारी लड़की का सर कलम करता था। इससे पहले कि शहजाद की कहानी शुरू की जाए, इन दो ताकतवर बादशाहों की दास्तान जानना जरूरी है, जिनमें से एक हर रात किसी औरत से शादी करता, सुबह होने पर इसका सर कलम करवा देता। क्यों? अगर आप बादशाह के दरबारियों से पूछेंगे तो वो यही जवाब देंगे कि इनकी बीवियों ने उनसे बेवफाई की थी। इस लिखान शुरू होती है छोटे भाई समरकंद के बादशाह शाहजमान से। इसने अपनी बीवी को अपने गुलाम के साथ देखा और उसी लम्हे तलवार के एक ही वार से दोनों के टुकड़े को दिया। इसका भाई शहरयार, जिसकी हुकूमत हिंदुस्तान से चीन तक फैली हुई थी, इससे अजीम बादशाह था। चनाचा इससे भी बड़ा अलमिया इसका मुंतजिर था। उसने बाग में अपनी मलिका और 10 दाश्तोहे को गुलामों के साथ मशगूल के अज़दमी से बेहाल है कर उसने अपना तख्त उतार छोड़ देने का फैसला किया और अपने भाई को भी ऐसा करने के लिए आमादा किया। उन्होंने फैसला किया कि इस वक्त तक इस पूरी दुनिया में घूमते रहेंगे जब तक उन्हें अपने ही जैसा कोई बदनसीब नहीं मिल जाता। आखिर काफी आवारा गर्दी के बाद उन्हें अपने जैसा एक बदनसीब मिल ही गया, लेकिन वो कोई कमजोर इंसान न था बल्कि एक ताकतवर और जबरदस्त जिनते और जिन अपनी औरत को 7 तालों में मुकफ्फल रखता था। फिर भी औरत ने इसे 570 बार धोखा दिया और हर धोखे की निशानी इसने उन मर्दों की अंगूठियों की शक्ल में महफूज कर रखी थी। इस फहरिस्त में दोनों भाइयों का भी इजाफा हो गया और इन दोनों की अंगूठियां भी औरत ने एक धागे में बांध कर रख लोहा से निकलने के बाद दोनों भाइयों ने एक दूसरे से कहा कि हमें औरतों के बुग़्ज़ से पनाह ढूंढनी चाहिए। और फिर दोनों शहरयार की सल्तनत वापस आ गए। शहरयार अपने तख्त पर बैठा और वजीर आज़म को मलिका को कत्ल कर देने का हुक्म दिया। इसके बाद इसने उन तमाम दाश्तोहे और गुलामों के भी सर कलम करवा दिए जिन्हें इसने बाग में और यहाँ रक्स करते देखा था। लेकिन उन सब के बाद भी इसके दिल को तसल्ली न हुई। इसने अपने वजीर को एक दुल्हन लाने के लिए कहा और सुबह जल्लाद के हाथों इस गरीब का सर कलम करवा दिया। ये सिलसिला 3 साल तक चलता रहा। इसकी आवाम ने इस जुल्म के खिलाफ एहतजाज किया, बादशाह पर लानत भेजी और खुदा से इसकी तबाही की दुआएं मांगे। वक्त मुश्तइल होगमा फरियाद करने लगे। वालिदैन अपनी बेटियों को लेकर वहां से कूच करने लगे, हत्ता कि वो दिन आ गया जब वहां एक भी जवान लड़की ना बच्ची सवा 2 के वो दोनों वजीर आज़म की बेटियां शहजाद और दुनियाजात कुहान का ये रुख अब बादशाहों खुशामदियों के मोनह से सुनेंगे जिनका गलबा तमाम दरबारों पर होता है। लेकिन अगर आपको कहानी का दूसरा रुख सुनना है तो उन खानदानों से सुने जिनकी बेटियां बादशाह की खूनी प्यास की भीन चढ़गू आपको बताएंगे कि दोनों बादशाह दरअसल नामर्द त्यानाओं किसी औरत से शादी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन तख्त व ताज के एक वारिस के लिए अवाम के बेपना दबाव में आकर उन्होंने शादी की हामी भर ली, ये सोच कर के उन्हें एक ऐसी औरत की जो इफ्शा नहीं करेगा ना वो ऐसी औरत मिल भी जाती, क्योंकि अक्सर औरतों की शादी नामर्दों से हो जाती है और तमाम उम्र अपने खावंदों की जवान मर्दी की तारीफें करते गुजार देती। औलकन वो सिर्फ नामर्द नहीं थे, साथ ही बुज़दिल भी थे, और चूंकि वो खुद कभी किसी के साथ वफादार नहीं रहे थे, चनाचा वो अपनी बीवियों पर भी भरोसा न कर सके और बिलाखिर उन्होंने भी वही रास्ता अपनाया जो उन जैसे बुज़दिल मर्द अपनाते हैं, तशद्दुद का रास्ते हो। अपनी आरामगाह से बाहर तो बादशाह थे, मगर अंदर चूहों से भी बदतर थे।
चूंकि वो नहीं चाहते थे कि ये राज किसी पर खिले चनाचा, उन्होंने अपनी हर दुल्हन को जल्लाद की तलवार के वार से खामोश कुर्दा। 3 साल तक यही सब चलता रहा और फिर एक दिन उन्हें शहजाद की शक्ल में अपना मुकाबिल मिल ही गया। वो खूबसूरत थी, होशियार थी, उसने किताबें पढ़ी थी। इसके पास एक ऐसा हुनर था जो किसी मर्द के पास नहीं हो सकता, और वो थी ताकत। एक औरत की नर्म और नाजुक ताकत। उसकी बहन दुनियाज़ाद भी इसी की तरह होशियार और खूबसूरत थी, और अपनी बहन की तरह औरत की ताकत से वाकिफ थी और इसका इस्तेमाल भी खूब जानती थी। आन दोनों ने मिलकर बादशाह शहरयार को सबक सिखाने का फैसला कोलकन। इनका बाप वजीर आजम भी एक मर्द ही था। वो नहीं जानता था कि यह नर्म और नाजुक ताकत आखिर चीज क्या है, और आज से एक जबरदस्त बादशाह को कैसे शिकस्त दी जा सकती है। शहरयार ने इसे अपनी बेटियां शादी के लिए पेश करने का इशारा दिया तो वजीर के पास आसान तरीन रास्ता यही था कि सल्तनत से फरार हो जाए। शहजादी इस आजमाइश के लिए तैयार। सच तो यह है कि वो इसी दिन से इस मौका का इंतजार कर रही थी जब से बादशाह ने अपनी खामी छुपाने के लिए मासूम औरतों का खून बहाना शुरू किया। त्यास ने अपने वालिद से कहा, मेरा मशवरा है कि आप मेरी शादी बादशाह से कर दें, तो मैं फतेयाब होकर जिंदा रहूंगी, या फिर मरने से पहले उसे तबाह कर जाऊंगी। तुम नहीं जानती कि क्या मान रही हो। वजीर ने कहा, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं अपनी बेटी को मौत की जानिब जाते हो नहीं देख सकता। अपनी माँ से कहो सामान बांधे, हम भी दूसरों की तरह ये मुल्क छोड़ देंगे नहीं। मेरा खून इन सैकड़ों मजलूम औरतों से कीमती नहीं जो इस पागल बादशाह की खियाना पर कुर्बान कर दी गई। शहजादे ने जवाब दिया, मैं भी शायद उन्हीं की तरह मारी जाऊं, लेकिन इससे पहले मैं इस मकरू खेल को ख़त्म करके जाऊंगी। तुम बादशाह के गज़ब से वाकिफ नहीं हो, लेकिन मैं जानता हूँ क्योंकि मैं इसका वज़ीर हूँ। वज़ीर आज़म ने कहा, मैं बादशाह के गज़ब से तो आशना नहीं, लेकिन एक औरत की जहानत से वाकिफ हूँ। शहजादे ने जवाब दिया, मुझे इस नेक काम के लिए तैयार करें। वो मुझे मार सकता है तो मार दे, मैं एक शहीद की मौत मरूंगी। इससे पहले कि हम कहानी आगे बढ़ाएं, मैं आपको एक राज बताना चाहता हूँ। एक औरत की नर्म और नाजुक ताकत के आगे हर मर्द नामर्द बन जाता है। यह ज़हनी कमज़ोरी है, जिस्मानी नहीं, और तमाम मर्दों में ये कमज़ोरी मौजूद होती ही शाद के लिए शानदार तैयारियां की गईं। शहजाद का लिबास सुनहरे धागों से तैयार किया गया। इसके लिए समंदरों से मोती खोज कर लाद इसके गुलूबंद में अंडे के बराबर हीरा सजाया गया। पूरी सल्तनत और दुनिया भर से चुनकर इत्र इसकी खिदमत में पेश किए गया। सी मजीद खूबसूरत बनाने के लिए कई दिनों तक तरह तरह की जड़ी बूटियां, तेल और महलूल इसके जिस्म पर मिले गए। मेहंदी के खूबसूरत और नाजुक नक्श से इसके हाथ और पैर सजाए गए। शादी की रात दुल्हन की सेज दूर दराज के बागों से लाई गए फूलों से सजाई गई। कमरे के चारों कोनों और बिस्तर के नीचे खुशबूदार गाओ लोबान जलाए गए। लेकिन आप ये ना समझी कि ये सब बादशाह के हुक्म पर हो रहा था। वो शादी की रात से ज्यादा इसके बाद आने वाली सुबह की तैयारियों में दिलचस्पी रखता था। दुल्हन का सर कलम करने के लिए सबसे वजनी और तेज तलवार का इंतखाब किया गया, और इसका खून जमा करने के लिए बड़े बड़े बर्तन फर्श पर रखे गए। बादशाह बजात खुद हर दुल्हन के लिए जल्लाद का इंतखाब करता। जितनी ज्यादा खूबसूरत दुल्हन होती, जल्लाद इतना ही ज्यादा खूनखार होता। सर कलम होने के बाद खुसूसी मुलाजिम फर्श की सफाई पर मामूर थे। बादशाह चाहता था कि इस जुल्म के तमाम निशानात मिनटों में साफ कर दिए जाएं। अगर बदकिस्मती से खून का एक कतरा भी नजर आ जाता तो सफाई करने वालों की पूरी टीम का सर कलम कर दिया जाता। बादशाह ये चाहता था कि इसकी आवाम सिर्फ ये याद रखे कि किस तरह पहली मलिका ने बादशाह को धोखा दिया।
किस तरह वो बादशाह की गैर मौजूदगी में एक गुलाम के साथ नाजायज ताल्लुकात रखती थी। इसने अपने पागलपन को एक एहसान का तासुर देने की कोशिश की। वो चाहता था लोग ये समझें कि रोजाना एक कनवारी लड़की से शादी करके और दूसरी सुबह उसे कत्ल करवा कर वो उन सब को एक बहुत बड़ी बुराई से बचा रहा ही। वह न सिर्फ ये चाहता था कि इस जुल्म के तमाम निशानात मिट जाएं, बल्कि इसने ये भी यकीनी बना दिया कि बाहर की दुनिया को महल कर अंदर होने वाले कार्रवाइयों की भनक भी ना पड़े। किस तरह दुल्हनों को आरामगाह से बाहर घसीट कर निकाला जाता है, किस तरह वो अपनी जिंदगी बख्शने के लिए गिड़गिड़ाती हैं, किस तरह ज़ब्ह हो जाने के बाद भी इनके जिस्म जिंदगी की तरफ लौटने के लिए देर तक फड़फड़ती रहते हैं, किस तरह इस पास की ज़मीन और बाज़ औकात बादशाह का लिबास भी खून से सुर्ख हो जाते हैं। नहीं, वो नहीं चाहता था कि ये सब बाहर के लोगों को पता चले। चनाचा इस भयानक खेल में मुलव्वस पूरे अमले के कानों में उसने पिघला हुआ सीसा डलवा दिया ताकि वो इन मजलूम दुल्हनों की फरियाद और रोना पीटना न सुन सके। और अगर ऐसा हो भी जाता तो वो ये सब किसी को नहीं बता सकते थे, क्योंकि इनकी ज़बानें काट दी गई थी। सब सुनने के बाद अब यकीनन ये सोच होंगे कि दुल्हन के लिए ये सारी तैयारियां शहजाद के बाप ने की होंगी। आखिर को वो वजीर आज़म था, जी नहीं। इन सब से इसका कुछ लेना देना न थे। वो इन सब में मुलव्वस नहीं होना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि जो रास्ता इसकी बेटी ने चुना है वो सिर्फ और सिर्फ मौत की तरफ ले जाता है। वो शादी की सेज पर नहीं, कत्लगाह की तरफ जा रही थी, लेकिन वो इस मामले में मजबूर था। वो बादशाह के हुक्म पर सैकड़ों मासूम लड़कियां इस कत्लगाह में लाया था, और अब सवा इसकी दो बेटियों शहजाद और दुनियाजाद के सल्तनत में कोई और कनवारी लड़की नहीं बची थी। सैकड़ों मारी गई थी और हजारों इस मुल्क से कूच कर गई थी। जब एक मुल्क पर ऐसे जालिम हुक्मरान की हुकूमत हो तो लोग यही करते। और जब बादशाह ने शहजाद को लाने का हुक्म दिया तब वजीर आज़म ने भी वहां से भागने का सोचा, लेकिन इसकी बेटी ने इनकार कर दिया। वो यही रुक कर इस शैतानी खेल से लड़ने और उसका खात्मे का इरादा रखती थी। वो जानता था कि वो जवान और कमज़ोर है और उसका कोई हिमायती भी नहीं है। वो ये भी जानता था कि बहैसियत एक औरत के इसका इस ताकतवर जाबिर बादशाह से कोई मुकाबला न था। लेकिन शहजाद ये जानती थी कि बहैसियत एक औरत के वही तमाम ताकतों का सरचश्मा है। वो अपनी कमजोरियों से वाकिफ थी, लेकिन यहाँ लाई और कत्ल की जाने वाली दूसरी लड़कियों के बरक्स वो ये भी जानती थी कि उन्हें किस तरह ताकत में बदला जा सकता है। बादशाह भी जानता था कि शहजाद जिद्दी और जुर्रतमंद है। इसके जासूसों ने बताया था कि वजीर आज़म अपनी बेटियों को बचाने के लिए मुल्क से भाग रहा था, मगर शहजाद ने इसे रोक दिया। चनाचा बादशाह ने भी शहजाद को ज़ेर करने के लिए एक दो चालें तैयार कर जरा अरूसी में दाखिल होते ही बादशाह ने जलते हुए लोबान की तरफ इशारा करके पूछा, ये सब क्या है? जज्बात की खुशबू आलीजा, शहजाद ने जवाब दिया, मुझे खून की बो ज्यादा पसंद है। बादशाह ने कमरे का जायजा लेते हुए कहा, यहाँ इतने फूल क्यों सजाए गए हैं? ये चाहत के फूल हैं आलीजा, शहजाद बोला। सुनकर बादशाह बागीचे की खिड़की की तरफ गया और इसे खोलकर खड़ा हो गया। वहां एक खूंखार शख्स तेज रोशनी में खड़ा तलवार तेज कर रहा था। ये देख रही हूँ तुम? बादशाह ने पूछा। आज की रात मुहिब्बत ने मुझे अंधा कर दिया है आलीजा, शहजाद ने कहा। कल सुबह मैं दूसरी बातों पर तवज्जो दूंगी, अब कोई कल नहीं आएगा। बादशाह ने कहा, सूरज बादलों के पीछे भी चमकता है, कल सुबह जरूर आएगी। शहजाद बहुत उम्मीद थी, देखते हैं। ये कहते हुए बादशाह ने दरवाजा खोला। एक गुलाम ने छोटी सी बोरी कमरे में फेंकी। बोरी के अंदर कोई चीज तकलीफ और गुस्से से चिल्लाने लग सी ही। बोरी का मुंह खुला, इसमें से एक बली निकलकर खिड़की की तरफ भागी।
लेकिन इससे पहले कि वो खिड़की तक पहुंचती, बादशाह ने तलवार के एक ही वार से इसके 2 टुकड़े कर देते। शहजाद के चेहरे के सामने तलवार लहराते हुए बोला, मुझे परेशान किए जाना पसंद नहीं। ये तो एक बिल्ला था, अगर कोई बलि होती तो कभी यूं भागने की कोशिश न करती। शहजाद ने मुस्कुरा कर कहा। मुस्कुराहट देखकर बादशाह घबरा गया। इसने तलवार म्यान में डाली और कमरे के बीच में खड़ा हो गया। काफी देर यूं ही गुजर गई। फिर एक कुर्सी पर बैठकर उसने शहजाद से पानी लाने को कहा। जी हुजूर वाला, ये कहते हुए इसने बादशाह की तरफ पानी का गिलास बढ़ाया। फिर बोली, पानी बिल्कुल एक मरहम की तरह है, क्योंकि इसमें तब्दील हो जाने की सलाहियत है। बिल्कुल एक औरत की तरह तब्दील होने की सलाहियत औरत में नहीं मर्द में होती है। औरत के पास कोई ताकत नहीं होती। बादशाह बिगड़ गया। अगर आपके ख्याल में पानी बेबस है तो फिर औरत भी बेबस होती होगी। शहजाद फिर मुस्कुराई। इसका सर कलम करने से पहले मैं 2 काम जरूर करूंगा। एक तो इससे कबूल करवाएगा कि औरत कमजोर होती है, दूसरे इसकी मुस्कुराहट इसके चेहरे से मिटा दूंगा। बादशाह ने दिल में तहिया कर लो। बिहार की एक शाम थी। पाग मुख्तलिफ आवाजों से गूंज रहा था। इंसानों और जानवरों दोनों के बच्चे हंस रहे थे, कुत्ते भौंक रहे थे। जवान माओं ने अपने बच्चों को पुकारा और उन्हें तमीज से रहने को कहा। बच्चे कहाँ सुनते हैं। वो अपनी पकड़म पकड़ा में मदन रही पकड़ लिया। बच्चे ने दूसरे बच्चे को छूते हुए कहा, अब तुम चूर बनोगे। आओ। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारी पकड़ने से पहले घर पहुंच गई थी। दूसरे बच्चे ने कहा, समंदर गहरा है मेरी बहना, समंदर गहरा है। दुनिया आजाद बोल, कितना गहरा मेरी बहना, कितना गहरा। शहजाद ने पूछे, अमरी पैरों तक प्यारी बहन, मेरे पैरों तक। दुनिया आजाद ने जवाब दिया, कितना गहरा बहन और कितना गहरा। मेरी घुटनों तक, मेरी कमर तक, मेरे सीने तक, मेरी आंखों तक। वो दोनों अपने घर तक पहुंचने से पहले ही पकड़ी गई और महल पहुंचा दी गई थी। अब दोनों इस फिक्र में थी कि अपनी जान कैसे बचाकर किया वाकई में कभी कोई घर था। शायद नहीं। वो तभी तक महफूज थी जब तक इज्जत और नामूस के जुनून में मुब्तला उम्र रसीदा मर्दों के बनाए हुए उसूलों के मुताबिक चलती रहती। आखिर इनकी इज्जत का मामला हमेशा औरत के जिस्म से ही क्यों जुड़ा होता है। दुनिया आज़ाद नहीं पूछे क्योंकि इस तरह वो आज़ादी से अपनी मर्दांगी की नुमाइश कर सकते हैं। शहजाद ने कहा ना कि एक दूसरे कोने पर, जहाँ बिहार बहुत मुख्तसर होती है और गर्दालविद सर्दियों के फौरन बाद वहाँ घुटन ज़दा गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं। एक कारी अपने भाई से कह रही है, मैंने अपनी इज्जत का सौदा नहीं किया, मेरी आबरू लूटी गई है, से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिना जिना है, जबरदस्ती हो या मर्जी से, तुमने खानदान की इज्जत खाक में मलाई है। भाई ने अपनी बंदूक से बहन का निशाना लेते हुए कहा, कर लिया। लड़के ने लड़की को छूते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं तो अपने घर पर हूँ। लड़की ने जवाब दिलकन घर है कहा। लड़के ने सवाल को उलटने से सकते हुए अपने इर्द गिर्द किया। बादशाह एक बुरा इंसान था, लेकिन इससे भी बुरे वो लोग थे जिन्होंने बादशाह की तरफदारी में कहानी लिखी। शहजाद बोली, वो कहते थे कि बादशाह ने रोजाना एक औरत का कत्ल करके बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि इसकी पहली बीवी ने इससे बेवफाई की तह है। लेकिन साथ वो ये भी लिखते हैं कि तुम इससे मोहब्बत करती थी। दुनिया आज़ाद ने कहा, वह जो चाहे कह सकते हैं, मगर वो मोहब्बत को कभी समझ नहीं पाएंगे। शहजाद ने जवाब दिलकन, वो अपनी माँ की मोहब्बत को तो समझते हैं। दुनिया आज़ाद बोल, वो नहीं समझते, वो इसका मुतालबा करते हैं, ठीक इसी तरह जैसे अपनी बहनों और बीवियों से मोहब्बत का मुतालबा करते हैं। शहजाद ने कहा, पाकीज़ा और बेगरज मोहब्बत से मर्द घबराते हैं क्यों?
दुनियाज़ाद ने पूछे, अमृत जिस चीज़ पर अपना हाथ रख लें उसे अपनी मलकियत बनाना चाहते हैं, लेकिन मोहब्बत को महसूस किया जाता है, बांटा जाता है, ये किसी की मलकियत नहीं बन सकता और जिस पर यह कब्जा नहीं कर सकते उसे तबाह करने की कोशिश करते हैं। दुनियाज़ाद ने इसमें इजाफा करते हुए पूछा, तुमने इसे राम कर लिया, कैसे? हम औरतों को अक्सर जंगली जानवरों को सुधाना पड़ता है, ये शहजाद का जवाब था। फिल्म में शहजाद ने बादशाह को बताया कि औरतें मर्दों से ज्यादा समझदार होती और बादशाह, जो शादी की रात से ज्यादा अगली सुबह कत्ल के प्रोग्राम में दिलचस्पी रखता था, शहजाद से बोला, जो तुमने कहा है वो साबित करो वरना अलजा, मुझे तो वैसे भी मर जाना है, मेरे साथ इससे बुरा और क्या हो सकता है? शहजाद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बादशाह को भी एहसास हो गया कि इसके पास लड़की को डराने के लिए कोई और हरबा नहीं, चनाचा वो कमरे से बाहर चला गया और थोड़ी देर बाद शब ख्वाबी के लिबास में वापस आया, लेकिन वो अपनी तलवार साथ लाना नहीं भूला थे। साबित करो कि औरत मर्द से ज्यादा समझदार होती है, वरना उसने तलवार की तरफ इशारा करते हुए कहा, अलजा, मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं कि मौत से ज्यादा बुरी चीज और कुछ नहीं है। मेरे पास अपना नुक्ता साबित करने के लिए 1001 कहानियां हैं, वो मैं आपको सुना सकती हूँ, लेकिन खौफ की वजह से नहीं, बल्कि मुझे कहानियां सुनाना पसंद है। शहजाद बोली, जो भी है शुरू करो। बादशाह ने इशारा करके, एक मसला है आलीजा, शहजाद ने कहा, और वो मसला क्या है? बादशाह ने पूछा, कहानी इस वक्त तक नहीं सुना सकती जब तक मेरी छोटी बहन साथ न हो। शहजाद ने बताया। चनाचा फौरन दुनियाज़ाद को बुलवाया। दुनियाज़ाद आई और इसने अदब के साथ फर्शी सलाम किया, जैसे तमाम मर्द और औरतों को करना होता है, और फिर बादशाह के कदमों में बैठ गई। बाज़ मर्दों को अच्छा लगता है जब औरतें इनके कदमों के पास बैठती। और दुनियाज़ाद के पास बैठने के साथ ही शहजाद ने अपनी कहानी शुरू कर। बगदाद के करीब एक शहर का सरदार ताजिर अपने घोड़े पर सवार होकर लोगों से वसूली करने निकला। दोपहर के वक्त वो एक नहर के किनारे रुक गया, घोड़े को दरख्त से बांधकर खाना खाने लगा। खाना खत्म करके उसने कुछ खजूरें निकाली और उन्हें भी खाने लगाए। खाने के बाद इसने बीज जोर से फेंके कि अचानक एक बड़ा सा खौफनाक इफरीत हाथ में तलवार लिए नमूदार हवातिम ने मेरे बेटे की आंख फोड़ दी, मरने के लिए तैयार हो जाओ। इफरीत ने ललकारा। चूंकि शहजाद दास्तान गोई में माहिर थी, चनाचा ताजिर और इफरीत की कहानी आगे 3 शेखों तक चली गई, जिनमें से एक के पास गजाल था, दूसरे के पास 2 शिकारी कुत्ते और तीसरे के पास एक खच्चर था, और उन से आगे मछेरे और जिन्नी की कहानी तक। पाक में शहजाद अगली सर्दियों के लिए गर्म शाल बनते बनते रुक गई और दुनियाज़ाद से बोली, अंधेरा बढ़ रहा है, चलो घर चली। अलिफ्ल हो या इस्कंदरिया औरत आज भी कहीं महफूज नहीं हुआ। छोटी सी बच्ची जो समझ रही थी इसके पास घर है, रोती हुई कार तक गई जहां इसकी माँ इसका इंतजार कर रही थी। कार ने आखिरी बार अपने भाई की तरफ देखते हुए खुद से सवाल किया, आखिर इसकी इज्जत की हिफाजत के लिए मेरा मारना क्यों जरूरी है? बादशाह ने शहजाद को एक दिन मजीद जिंदा रहने दा। शहजाद जानती थी कि इसे एक वक्त में एक ही कदम उठाना है, इसलिए उसे फिक्र नहीं थी। पाक में अंधेरा आहिस्ता रोशनी को निगल गया, लेकिन शहजाद ने कार में भी अपनी बनाई जारी रुके और उसकी अधूरी शाल ने दुनिया को नरमी के साथ अपनी गर्म आगोश में ले लिया। नाजरीन, मिलती हूँ मैं किसी नई वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।